अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है जिसका नाम है आई वंडर। एमएससीएस की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। आई वंडर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे जो पोइट्रेस हैं ये कुछ सोच में गुम हैं, कुछ हैरान परेशान सी हैं कि ये सब कुछ जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है वो क्यों होता है, और अपनी इस कैफियत का इजहार कर रही हैं ये कह के कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ, मैं सोच में गुम हूँ। तो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग flash about, who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high. Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? तो अब मतलब समझते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मैं बड़ी हैरान होती हूँ ये सोच के कि ये ग्रास ग्रीन क्यों है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और ये हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। ये घास का रंग हरा क्यों है, ये हवा कभी दिखती क्यों नहीं। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने सिखाया इन परिंदों को कि ये घोंसला कैसे बनाते हैं। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और ये किसने दरख्तों को अपनी जगह पे मजबूती से जमा दिया। ट्रीज टेकिंग अ रेस्ट का मतलब ये हुआ कि दरख्त आराम से खड़े हैं, हिलते नहीं है ना अपनी जगह से। तो उसको उन्होंने ऐसे तशबीह दी है कि जैसे वो आराम कर रहे हैं। तो ये दरख्तों को किसने कहा कि अपनी जगह से ना हिलना। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वो जब चाँद पूरा नहीं होता है ना। बहुत से दिन ऐसे होते हैं ना महीने के कि जब चाँद पूरा नहीं होता, बल्कि हमें चाँद का कुछ हिस्सा दिख रहा होता है। कुछ हिस्से पे रोशनी पड़ रही होती है सूरज की, बाकी हिस्सा ज़मीन की के साए की वजह से हमें नहीं दिख रहा होता। लेकिन ज़ाहिर है जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होती। तो वो यही सवाल कर रही हैं, ओह व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, जबकि चाँद पूरा नहीं नज़र आ रहा होता, पूरा गोल नहीं दिख रहा होता। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, बिट मतलब टुकड़ा। तो वो जो टुकड़ा उसका मिसिंग है, जो मुझे नहीं दिख रहा, वो कहाँ होगा इस वक़्त? हू लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, यहाँ इन सितारों को इन्होंने कैंडल की तरह से तशबीह दी है। जैसे कि कैंडल होती है कि कैंडल को हम बुझा देते हैं, तो जब सितारे बुझ जाते हैं यानी उनकी रोशनी दिखना बंद हो जाती है, यानी दिन निकल आता है। दिन में सितारे बुझ जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो असल में तो वही होते हैं ना। लेकिन ये पोएट्स एक बच्चे की या एक बच्ची की के अंदाज़ में बात पूछ रही हैं कि एक बच्चे को कैसा लगता होगा जब वो सुबह देखता होगा कि सितारे तो गायब हो गए। तो फिर वो दोबारा कहाँ से आ जाते हैं? तो कौन उन मोमबत्तियों जैसे सितारों को दोबारा जलाता है? हू लाइट्स द स्टार्स, कौन रोशन करता है उन सितारों को व्हेन दे ब्लो आउट, जबकि वो एक दफ़ा बुझ चुके होते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कौन है जिसके बिजली को इस तरह से चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, वो कौन है जो कि इस पूरे आसमान पे जब हम बारिश के बाद देखते हैं तो एक कौस क़ज़ा, एक रेनबो कलरफुल धनक हमें नज़र आती है। कभी-कभी ऐसा होता है ना बारिश के बाद जब सूरज की धूप निकलती है तो उस धूप की वजह से आसमान पे एक रेनबो दिखती है। तो वो कौन है? ये देखिए रेनबो उन्होंने दिखाई है। ऑफ कोर्स इस तरह से कलरफुल इतनी नहीं दिखती, लेकिन कुछ कलर्स हमें दिख रहे होते हैं आसमान पे अगर आप कभी गौर करें बारिश के बाद और धूप निकली हो तो। तो पूछती हैं कि हु पेंट्स रेनबो इन द स्काई, वो कौन है जो इस रंग-बिरंगी धनक को आसमान पे जैसे कि किसी ने पेंट कर दिया हो तो किसने किया होगा। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और किसने इतने नरम मुलायम जो बादल हैं उनको आसमान पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने लटकाया हुआ है। जैसे किसी छत पे कोई डोरी लगा के छोटी-छोटी सी कोई सजाने की चीज़ें सजा देते हैं लोग घरों में। तो कहीं ऐसा है कि जैसे किसी ने बादलों को ऐसे हवा में लटकाया हुआ है धागों से, तो किसने लटकाया हुआ है? अब यहाँ पे अब कंप्लीट होगी पोएम। व्हाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज़, आपका क्या ख़्याल है कि ऐसा क्यों है दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज़, कि अगर डैड को पता भी है तो मुझे नहीं बताएँगे वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ऐसा क्यों है? तो आपका क्या ख़्याल है कि कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछा
कि ऐसा क्यों होता है, परिंदे घोंसला बनाना परिंदों को किसने सिखाया, ये चांद ऐसा कहाँ चला जाता है जब आहिस्ता आहिस्ता चांद का साइज़ छोटा हो रहा होता है, ये सितारे अगर दिन में बुझ जाते हैं तो रात में इनको कौन जलाता है। तो ये सवाल अगर आप किसी से करते हैं तो अब तो माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स बहुत सारे जवाब दे देते हैं हमें। लेकिन बाज़ औक़ात जब बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो चूँकि उनको समझ में नहीं आ रही होती, बहुत छोटे होते हैं वो उम्र में, तो पेरेंट्स उनको कोई गोल-मोल सी बात बता देते हैं। तो ये उसी कैफ़ियत का इज़हार कर रही हैं कि मुझे पेरेंट्स या मेरे फ़ादर सही से बताते नहीं हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनके फ़ादर को नहीं पता। जो उन्होंने कहा ना, क्या पता मेरे फ़ादर को पता ही ना हो, इफ ही नोज़, पता भी है कि नहीं पता? तो नहीं पता होता है पेरेंट्स को, लेकिन कभी-कभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको अगर समझाने की कोशिश की जाए तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसलिए पेरेंट्स उनको कोई गोल-मोल सी बात कर देते हैं कि जब तुम बड़ी होगी तो समझ में आ जाएगी ना भई। तो ये उस कैफ़ियत का इज़हार है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जैसे कि हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि पहले पहला क्वेश्चन का जवाब सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज़ करेंगे, फिर जवाब खुद से लिखेंगे। तो जनाब, ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही कि हम आपको सारा का सारा जवाब अपनी तरफ से लिखवा दें और आप कुछ भी ना सीखें। बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि हम आपको ये कॉन्फिडेंस दें कि आप जवाब खुद से लिख सकते हैं। बस थोड़ी-सी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी और आप पूरा जवाब खुद लिख लेंगे। तो जब मैं जवाब समझाऊँ तो वीडियो पॉज़ कीजिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा, फिर आगे सुनिएगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं। व्हाट डू द बर्ड्स डू? ये तो बहुत आसान सवाल है। परिंदे क्या करते हैं? तो ये यहाँ लिखा हुआ कि बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट, इसमें तो कुछ भी नहीं करना ना। व्हाट डू द बर्ड्स डू? जवाब वहाँ पे लिखा हुआ है। आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं क्योंकि सवाल में कोई पास्ट टेंस यूज़ नहीं हुई। तो जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही जवाब बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज़ करके इसका जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू द ट्रीज डू? ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन, इसका जवाब भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। द ट्रीज क्या करते हैं? आराम से खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में आप लिख सकते हैं, द ट्रीज टेक अ रेस्ट। बस ये टू की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, द ट्रीज टेक अ रेस्ट। अब देखिए, दो जवाब तो मैंने पूरे पूरे ही बता दिए क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, एज इट इज़ फॉर्म में ही दिए हुए हैं इसके जवाब। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या मुश्किल है। व्हाट डज़ द लाइटनिंग डू? लो, ये भी बहुत आसान सवाल है। द लाइटनिंग, ये देखिए, द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, ज़ाहिर है हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे मैंने कहा कि पहले दो सवालों में तो उन्होंने सिर्फ डू यूज़ किया है, लेकिन तीसरे सवाल में इन्होंने डज़ यूज़ किया है। जब डज़ आता है ना सवाल में, तो जो भी एक्शन वर्ड होता है उसके आगे एस लगाते हैं आम तौर पे। तो देखें, द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, इसमें एक्शन वर्ड है फ्लैश। तो आम तौर पे जब हम डज़ वाले सवाल का जवाब देते हैं तो एक्शन वर्ड के आगे छोटा सा एस लगा देते हैं। छोटा सा नहीं, मतलब पूरा एस लगा देते हैं। तो फिर जवाब क्या बन जाएगा? द लाइटनिंग फ्लैशेस अबाउट। लो भाई, ये जवाब भी मैंने पूरा ही बता दिया। चलिए इसका जवाब लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैपन्स टू द स्टार्स समटाइम्स? कभी कभी स्टार्स के साथ क्या होता है? तो जवाब जो है ना वो सवाल के हिसाब से लिखेंगे। हम यूं करेंगे कि समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है सितारों के साथ। समटाइम्स द स्टार्स, समटाइम्स द स्टार्स, और फिर क्या होता है सितारों के साथ? बुझ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सितारे बुझ जाते हैं। तो समटाइम्स द स्टार्स और फिर आगे लिखेंगे बुझ जाते हैं। तो बुझ जाने को कैसे लिखेंगे? तो ये रहा कैसे लिखेंगे, समटाइम्स द स्टार्स और फिर बुझ जाते हैं। अब आप खुद थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे ना, आप खुद से लिखिए कि बुझ जाने को क्या कहा है इन्होंने। इसका जवाब लिखिए, फिर हम पार्ट ई पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक डैड वोंट आंसर द क्वेश्चन? ओहो, अब ये है सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग कि डैड क्यों जवाब नहीं देते कभी कभी। तो जवाब ऐसे लिखेंगे हम कि आई थिंक, हमसे पूछा है ना यू थिंक, तो हम कहेंगे आई थिंक, मैं ये समझती हूँ या मैं ये समझता हूँ, डैड वोंट आंसर द क्वेश्चंस, अब्बू जवाब इसलिए नहीं देते बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पे हमने बताना है क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ या मैं अभी बहुत छोटा हूँ। बिकॉज आई एम बहुत छोटा। अब बहुत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको पता होगा, है ना? वेरी।
और छोटे को क्या कहते हैं ये नहीं बताऊंगा भाई मैं। अब ये तो थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम वेरी, और यहाँ पे आप खुद भरिए कि क्या लिखना चाहिए आपको। ठीक है, आप पॉज करके जवाब लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक, मेरा ख्याल है डैड हमें जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ या बहुत छोटा हूँ। तो छोटे होने को क्या कहते हैं आप लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू नो द आंसर्स टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस? अब इस सवाल में क्या करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको इनमें से किसी सवाल का जवाब पता है? तो आपको तो पता ही होगा, आप तो सारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले सवाल है। आपको तो पता ही होगा ये सब कुछ कौन करता है। तो आप लिखेंगे यस। जब भी यस या नो लिखते हैं तो उसके आगे छोटा सा कॉमा लगाते हैं। यस आई नो, जी मुझे पता है। द आंसर्स, yes I know the answer to all the questions। जी मुझे सारे सवालों का जवाब पता है। अब वो जवाब क्या है? क्या जवाब है? कॉमा दैट, के ये कौन करता है? गॉड डज ऑल दीज थिंग्स। ये सब कुछ तो अल्लाह ताला करते हैं। ठीक है, तो लो भाई, ये जवाब भी मैंने ही समझा दिया आपको। भाई ये चैप्टर में तो ज़्यादातर काम मैंने करवा दिया, ये गलत बात होती है। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो लीजिए जी, सवालों के जवाब भी समझ में आ गए, आपने सारे सवालों के जवाब कर भी लिए और चैप्टर या फॉर्म भी अच्छी से समझ में आ गई। तो उम्मीद है अब आपको ये आराम से इसकी आप तैयारी करेंगे, अच्छा से इसका एग्ज़ाम देंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।